हेलो, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। चंद दोस्तों ने ये मशवरा दिया है कि मैं वीलॉग उर्दू में भी बनाऊं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में किसी हद तक और बहुत से ममालिक में उर्दू बोलने और समझने वाले लोग, यूके में, कनाडा में, यूरोप में बहुत से लोग हैं। मशवरे के बाद ये डिसाइड हुआ कि मालदीव जो वीडियोस हैं उसके ऊपर उर्दू में बातचीत की जाए। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज से चंद साल पहले तक जो आम तासुर था वो ये था कि मालदीव में हर एक टूरिस्ट या सियाह नहीं जा सकता। तो फिर कौन जा सकता है? बिलियनियर्स, बहुत ही अमीर लोग। बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी, क्योंकि जो प्राइवेट रिजॉर्ट या आइलैंड्स हैं वो बनाए ही टूरिस्ट के लिए गए हैं। बहुत वहाँ पे फैसिलिटियाँ बहुत महंगी हैं। तो अभी ये नहीं रहा। अपनी बातचीत के दौरान मैं भैया बताऊंगा कि ये क्यों नहीं। पहले आ जाते हैं मालदीव के बारे में कुछ बातचीत। मालदीव का जो दारुल खिलाफा है वो माले है, और माले को दुनिया के गुंजान तरीन कैपिटल्स में से गिना जाता है। यानी पर कैपिटा, पर स्क्वायर किलोमीटर जो लोग रह रहे हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और मुझे भी इत्तेफाक हुआ, गलियां बहुत छोटी हैं, एक गाड़ी आ जाए तो दूसरी गुजर नहीं सकती। हर सूरत तो माले इसका दारुल खिलाफा है। ये इंडियन ओशन के अंदर है और श्रीलंका के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। जो यहाँ तक पहुँचने का तरीक़ेकार है वो बाई एयर ही है। आप हवाई जहाज़ के जरिए सिर्फ आ सकते हैं। और श्रीलंका यानी कोलंबो से अगर आप बैठें तो माले तक ये कोई 1.5 घंटे की टोटल फ्लाइट है। मालदीव में 1100 आइलैंड्स हैं। इनकी तादाद कम व बेश होती रहती है, क्योंकि लो आइलैंड्स हैं। कुछ को पानी बिल्कुल ख़त्म कर देता है और कुछ जगहों के ऊपर सैंड इकट्ठी होती रहती है, रेत, और एक नया आइलैंड बन जाता है। लेकिन हम उस तफसील में नहीं जाएंगे। कहते हैं कि 1100 वहाँ पे आइलैंड हैं, जिसमें से 100 तो बिल्कुल प्राइवेट, जिसकी बात की, जो महंगे वाले और जहाँ पे सिर्फ सियाह ही जाते हैं और ख़ास किस्म के सियाह वहाँ पे जाते हैं। तो 100 तो वो हैं और 100 लोकल आइलैंड हैं। ये भी ज़रा देखिए रेशो प्रोपोर्शनेट कि 100 तो वो हैं जो प्राइवेट रिजॉर्ट हैं, और यानी जो टोटल आबाद हैं उनमें से 50% तो ये ले गए। यानी ये बिजनेस इतना टॉप पे था कि लोगों ने, और ये बहुत, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि आपने आइलैंड पे जाके सारी चीज़ें दुनिया की वहाँ पे मुहैया करनी है, हर तरह के खाने। बस तो 100 तो हो गए जी प्राइवेट आइलैंड। और यहीं पे बताऊं कि क्यों नहीं ये अभी वो बात रही कि आपको बहुत ज़्यादा रकम चाहिए वहाँ पे जाने के लिए। तो अंदाज़न आपको कितनी रकम चाहिए? अंदाज़न आपको इतनी ही रकम चाहिए जितनी आम किसी मुल्क में आप जाके खर्च करते हैं, शायद उससे कम चाहिए हो। ये जो मुल्क हैं साउथ एशिया वाले, इनको ये सस्ता पड़ रहा है अभी, और मैं वो बताऊंगा भी कुछ की वजह। जैसे मैंने कहा कि श्रीलंका से अगर आप कोलंबो से फ्लाइट, इधर से श्रीलंका से फ़्लाइट लें तो आपको 1.5 घंटे की तो वो टोटल फ़्लाइट है। इंडिया से भी डायरेक्ट फ़्लाइट जाती हैं, गल्फ़ वाली साइड से भी डायरेक्ट आती हैं, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ करते हैं जिन लोगों ने यूरोप या अमेरिका से आना। तो वापस इस बात पे आते हैं कि चंद साल पहले मालदीव की हुकूमत ने ये फैसला किया कि क्यों ना आम लोगों के रहने वाले 100 यानी पब्लिक जो आइलैंड्स हैं, लोकल आइलैंड उनको कह लीजिए, उन पे क्यों ना इजाज़त दी जाए विजिटर्स को जाने की। और शुरू में कुछ इस तरह का किया गया कि अपने घर का जो एक थोड़ा साइड पे कमरा है जिसमें बाथरूम और बाकी फैसिलिटीज़ हैं, उसको वो सियाहों के लिए मुख्तस कर लें, और बाकी हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है, खाना पीना रहना सब कुछ। जब ये हो गया, बिजली है, बाकी चीज़ें हैं, तो ये तजर्बा किया गया। ये तजर्बा कामयाब रहा। और अभी वहाँ बेड एंड ब्रेकफास्ट है, वो इवन आप $50 से पर नाइट, $50 से कम में भी रह सकते हैं। वहाँ पे टैक्सेस काफ़ी हाई हैं, वो ज़रा ध्यान रखना चाहिए जब बुकिंग करें कि वो टैक्स कितना लेते हैं। कुछ केसेस में अब 25 से 30% जो रूम का आप दे रहे हैं उससे एडिशनल कोई 20 से 25% आपको देना पड़ेगा।
वो खैर देखा जा सकता है। इसके अलावा वहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम वहाँ पे अभी लोगों ने अलहदा रेस्ट हाउसेस भी बना लिए हैं और गेस्ट रूम्स कह लीजिए 3-3, 4-4 के, और होटल भी खुल गए हैं 6 स्टोरीज 7 स्टोरीज। सो अभी रहने का वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए हम अभी चलते हैं, लोकल आइलैंड है उसमें फैसिलिटीज़ तकरीबन क्या होती हैं, और जिनका मैं जिक्र करूंगा 1 या 2 का, उन पे तो ये हैं ही हैं, वैसे तकरीबन तमाम जो 100 है उसके ऊपर ये फैसिलिटीज़ हैं। क्या हर एक लोकल आइलैंड में कम्युनिकेशन टावर लगा हुआ है और वहाँ पे इंटरनेट की बेहतरीन कवरेज है। किसी कोने में भी आप उस आइलैंड के हैं, आपको आपका इंटरनेट फर्स्ट क्लास चलेगा। इसके अलावा बिजली एक चीज़ होती है, राउंड दी क्लॉक बिजली है, 24 घंटे अनइंटरप्टेड। वो कैसे? ये गवर्नमेंट ने, उन्होंने मिलके ये बंदोबस्त किया हुआ है कि जनरेटर्स हैं और स्टैंड बाई जनरेटर भी है, बड़े बड़े जनरेटर्स हैं और फ्यूल टैंकर आते हैं, आके वहाँ पे रिजर्व टैंक्स पड़े हुए उनको भर जाते हैं। और बिजली, तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं, अगर ये मुहैया हैं तो क्यों नहीं लोकल आइलैंड इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकते। और जैसे मैंने बताया, अगर कीमत इसके ऊपर आ गई है तो फिर तो कोई ऐसी, इस कीमत में तो आपको $40 $50 में 2 लोगों के रहने के लिए ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, एयर कंडीशन कमरा, इंटरनेट आपको फ्री मिले, नाश्ता तकरीबन हर एक वहाँ पे देता है। ये एक तरह का आप समझिए कि उनकी एक ये प्रोटोकॉल है कि किसी जगह पे भी आप रहें, होटल में, गेस्ट रूम में, रेस्ट हाउस में, किसी के घर के जो कमरे हैं उनमें आप जो उन्होंने अलहदा करके रखे हुए हैं, नाश्ता आपको मिलेगा और अच्छा नाश्ता होता है। ये हर जगह पे ये फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ये खूबसूरती है मालदीव की कि इनके जो लोकल आइलैंड भी हैं वहाँ पे बुनियादी सहूलियात तकरीबन हर एक के ऊपर स्कूल हैं बच्चे और बच्चियों के। इसके अलावा डिस्पेंसरी या एक छोटा हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, एक पे तो जेल भी बनी हुई है, लेकिन वो जेल कोई 12, 14, 18 जो आइलैंड्स हैं उनको कवर करती है। तो अभी आ जाइए कि अगर हम आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है फ़िलहाल, लेकिन पाकिस्तान से आप श्रीलंका जाके कोलंबो से आप फिर लिंक्ड फ्लाइट ले सकते हैं, और बल्कि आप वहाँ पे ब्रेक जर्नी करें, वहाँ पे वीज़ा आसानी से उसका भी मिल जाता है, तो श्रीलंका का भी, तो वहाँ आप 2-3 दिन रह के फिर फ्लाइट लेके फिर आप चले जाएं, यानी जाते हुए या आते हुए आप एक और मुल्क को भी देख सकते हैं, वो श्रीलंका। बाय एयर अगर आना हो तो किस साइड से आने वालों को क्या क्या रास्ते मुनासिब हैं। इसके बाद आ जाइए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इमिग्रेशन और वीज़ा के ऊपर। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसके बारे में तो मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि इनका वीज़ा ऑन अराइवल है, क्योंकि ये सार्क प्रोटोकॉल के तहत भी हुआ था। लेकिन जो ओवरऑल वीज़ा पॉलिसी है मालदीव की, वो बहुत से मुल्कों के लिए ऑन अराइवल है, मगर ये मुनासिब होता है कि आप चलने से कुछ दिन पहले, बल्कि टिकट लेने से कुछ दिन पहले आप चेक कर लें अपने मुल्क में ही, जो मालदीव की एम्बेसी है उनसे चेक कर लीजिएगा कि दोनों मुल्कों का आपस में वीज़े का क्या हिसाब है, तो वो पता करना ज़रूरी है, अदरवाइज ओवरऑल। अच्छा जी, आपने चीज़ें सारी कर ली, जहाज़ आपका लैंड कर गया, आप आए, देखा, खुश हुए इधर उधर, और बड़ा अच्छा एयरपोर्ट है, इन्होंने सारा उसको रेनोवेट तो नहीं बल्कि रीडू किया है और बहुत अच्छा उसको अपग्रेड कर दिया है। अच्छा जी, जब आप आते हैं तो जो आपसे इमिग्रेशन वाले, वीज़ा वाला जो आपसे 3 चीज़ें को पूछेगा, और ये अमूमन जिस मुल्क से आ रहे हों वहाँ भी इमिग्रेशन वाले ये चीज़ें पूछते हैं। क्या? पहली बात, क्या आपके पास रिटर्न टिकट है, उसे वो देखते हैं। उसके बाद क्या आपके पास होटल रिजर्वेशन है, उसे भी वो चेक करते हैं। और फिर क्या आपके पास इतनी रकम है कि जितने दिनों के लिए आप आएँ अपने आप को सस्टेन कर सके, रह सकें। उसका तकरीबन आप ये समझिए $70 के, US डॉलर के करीब करीब, और उसमें अगर आधे आप कैश की सूरत में, US डॉलर की सूरत में आधे
क्रेडिट कार्ड आपके पास अगर वैलिड हो तो वो भी उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जैसे ही आप दिखाएंगे हैंड कैरी आपका लगेज था, आप बाहर आइए, सामने आपको बोट्स और फेरीज नजर आएंगी जो लेके जाती हैं एयरपोर्ट से माले की तरफ, तो जो कैपिटल है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम काम है ना, वो बंदा भूल ही जाता है कि कोई बस भी कोई चीज़ होती है, कोई कार भी कोई चीज़ होती है, या ये चीज़ें मैक्सिमम काम बोट पे हो रहे होते हैं। तो वो बोट आपसे $1-1.5 लेती है और आपको 10 मिनट में वो माले पहुंचा देती है। अच्छा, ये एक ध्यान रखना है कि माले के इर्द गिर्द उसके आपके ये कि पैराफ्री के ऊपर जेटीज ही जेटीज है। वजह ये है कि जिस तरफ से भी कोई माले आ रहा होगा किसी आइलैंड से या जा रहा होगा, उनके लिए जेटी और जेटी अलग है। जैसे ये एयरपोर्ट से आने वाले और एयरपोर्ट से जाने वाले, इनके लिए फेरीज के लिए और बोट्स के लिए अलग है, इसी तरह सबके लिए अलग है। तो आप उतर गए, उधर जाके उधर आप टैक्सी लेंगे, टैक्सी वाले खड़े भी बड़े होंगे, तो आप ज़रा देख के कॉन्फिडेंस से ज़रा घूमते फिरते एक टैक्सी वाले को बताइएगा कि आपने लोकल आइलैंड जो है माफूशी, मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा, और मैं इधर ही बताता जाऊं कि क्यों मैं माफूशी रिकमेंड करना चाहता हूं। माफूशी का जी सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये तकरीबन सबसे ज़्यादा फैसिलिटी वाला आइलैंड है और करीब भी है। स्पीड बोट पे 30-35 मिनट लगते हैं और जो लोकल फेरी है उसके ऊपर 1.5 घंटा लगता है। उनकी तरफ बाद में आते हैं। तो माफूशी बहुत दूर भी नहीं है, बिल्कुल करीब भी नहीं है। करीब वाले आइलैंड अच्छे नहीं समझे जाते क्योंकि उनको माले और ये सारा इसकी वजह से ख़तरा होता है कि जो पानी की कोई जो पोल्यूशन होगा, तो वो मुनासिब जगह पे है, फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं, इंटरनेट बेहतरीन, किसी भी जगह पे आप उस माले में माफूशी में चले जाएं आपको इंटरनेट मिलेगा। अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे उन्होंने जनरेटर्स का बंदोबस्त किया हुआ है और उसमें फ्यूल फिर आके डाल देते हैं, वो टैंकर से आते हैं, वो फ्यूल डाल देते हैं। गवर्नमेंट का और जो लोकल पॉपुलेशन उनका आपस में कोई हिसाब होता है, लेकिन बिजली अनइंटरप्टेड, एसी बेहतरीन चलता है। छोटे से छोटे आप गेस्ट रूम रेस्ट हाउस में भी जाएंगे आपको बिजली वहाँ पे मिलेगी। खाने की चीज़ें, आपको कोई कपड़े का आइटम चाहिए, लेट्स से आपको कोई शर्ट टी शर्ट चाहिए, ट्राउज़र चाहिए, सर पे के लिए कोई कपड़ा चाहिए, सब चीज़ें ये अवेलेबल है। और वहाँ पे लोकल ही लोगों ने अपनी छोटी छोटी समझिएगा कंपनियां खोल रखी हैं जो कि बोट्स की मुख्तलिफ एक्सकर्शन कराती है, कोई बाहर से नहीं आते, उधर के ही है। तो वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वो लोग कराते हैं। तो ये सब सहूलतें जब वहाँ पे मौजूद हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि जब आप पहली दफ़ा जा रहे हों तो हिट एंड ट्रायल ना करें, और अगर आइलैंड हॉपिंग करनी है तो उसको ज़रा देख के समझ के पूछ के जब आप अपने बेस को हिट कर लें तो, विच इज़ माफूशी इन दिस केस। आपने उसको कहा जी मुझे माफूशी की जेटी पे छोड़ के आए और बैठ जाइए, कोई पूछने की जरूरत नहीं किराए की। वजह, माले की गवर्नमेंट ने, सिटी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी रखी हुई है कि इस आइलैंड पे जहां भी आप उतरें, वो खा 3 मिनट के बाद उतर जाएं या आप 20 मिनट के बाद उतरें, अमाउंट फिक्स्ड है। लास्ट टाइम जब मैं गया हूं तो वो 25 मालदीवियन रुपया था, उसको आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। बहुत हो गया होगा तो अभी 30 हो गया होगा, आप थोड़ी सी उसको टिप के तौर पे 30 का जो भी डॉलर बनते हैं वो आप उसको दे दें। ये याद रखिएगा कि जब उसने वहाँ पे आपको पहुँचा दिया, उसने कहा जी आ गई आपकी डेस्टिनेशन, आप उतर जाइए, तो किसी से ज़रूर पूछ लीजिए करीब के किसी भी आदमी से कि क्या ये जेटी वही है जहाँ से माफूशी को स्पीड बोट्स और फेरीज जाती हैं। तो कहेंगे हाँ जी यही है, आप उतरें, उसको पैसे दें। अब यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शंस हैं अपने लोकल आइलैंड माफूशी पे जाने के लिए। पहली है स्पीड बोट। स्पीड बोट छोटी हैं, तेज़ चलती हैं, जैसे मैंने कहा कि वो तकरीबन 25-30 मिनट में आपको वहाँ पे पहुँचा देती है। और उसके मूड के ऊपर है, कैप्टन के मूड के ऊपर है कि वो कभी कभार 6 सवारियाँ लेके भी चल पड़ते हैं। उसमें 12 से 16 तकरीबन 14-16 की गुंजाइश उसमें होती है, लेकिन वो 5, 6, 7, 8 के ऊपर चल पड़ते हैं। तो अगर तो आप पैसेंजर्स के साथ जाते हैं, वो भी जा रही होती हैं, तो आपको तकरीबन $35 से $40 पर हेड आपके लगेंगे। और अगर आप एक्सक्लूसिव लेना चाहते हैं किसी वजह से तो वो 150 से 200 के दरमियान, और इसमें बार्गेनिंग है। तो ये तो हो गई स्पीड बोट। अभी आ जाइए लोकल फेरी के ऊपर। ये जो लोकल फेरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बताते खुद एक, आप समझिए कि एक गांव का गांव है, एक बाजार का बाजार है। ये सुबह सवेरे
मैं तकरीबन हर आइलैंड से आती हैं, लेकिन मैं सिर्फ माफूशी की बात करूंगा। सुबह सवेरे वहाँ से कॉलेज जाने वाले बच्चे बच्चियाँ, चूँकि स्कूल आइलैंड पे हैं, तो कॉलेज जाने वाले बच्चे बच्चियाँ उसमें आ जाते हैं। जो ख़वातीन और जो जेंट्स माले में जॉब करते हैं वो आ जाते हैं, और कुछ दुकानदार जिन्होंने अपनी चीज़ें खरीदनी होती हैं, रिकूप करना होता है अपने सामान को, वो आ जाते हैं। तो ये सब लोग बैठ गए, तकरीबन 7:30 के करीब वहाँ से ये चलती है और इधर आके फिर खड़ी रहती है। और फिर जब लोगों के आने का टाइम है, उनको पता है, तो तकरीबन 3:30-4 के करीब फिर वो वापस चल पड़ती है। जी, इसका किराया पर हेड क्या होगा? उसका अगर 30-35 है तो इसको 15 तो लेने चाहिए ना? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है। 10 नहीं, 5 नहीं, $2 ओनली। मैं शायद ही 4-5 दफ़ा जो गया हूँ उसमें से कभी मैंने स्पीड बोट ली हो लोकल फेरी पे। एक तो रौनक होती है, वो मज़े मज़े से जा रही है। अगर कोई आपको सी सिकनेस या इस तरह का इशू है, चूँकि वो इतनी बैलेंस नहीं होती, तो ये लोकल फेरी बैलेंस है, स्पीड बोट इतनी नहीं होती। तो टोटल आपके पर हेड $2 लगेंगे और वो आपको तकरीबन 1.5 घंटे में वहाँ पे पहुँचा देगी। वहाँ पहुँच गए और वहाँ आपने जो पहले बुक किया हुआ हो, वो आप जाइए गो फॉर बेड एंड ब्रेकफास्ट के ऊपर, यानी गेस्ट हाउस जो बने हुए हैं, वहाँ पे होटल भी हैं। 8-10 मंजिलें, 12 मंजिलें अभी तो हो गई हैं, पहले 5-6 मंजिला तक थे। और आप ढूंढें, ट्राई करें। मैं तो इस तरह से करता हूं कि मैं 2 दिन के लिए, अगर मैं वहां पे 5 या 6 या 7 दिन के लिए जा रहा हूं, तो 2 दिन के लिए मैं रिजर्वेशन करता हूं और वहां पे जाके फिर ढूंढना शुरू कर दिया। ये एक तरह की एक्टिविटी है कि आप बाकी गेस्ट रूम्स देखें, कुछ नहीं वो कहते हैं, क्योंकि ये काम उनका बिजनेस है, दे आर सपोज टू शो। तो आप जाके देखें, कमरे देखें, फैसिलिटीज़ देखें, होटल्स में भी चले जाएं। अगर आपको कोई मुनासिब को अच्छा बेहतर लगे, उनको देख लें। इसी में अगर रहना चाहते हैं, इनसे पूछ लें। लेकिन अगर आप हैसल फ्री, कि भाई उस वक्त ये ना हो कि सीज़न इस तरह का है कि आपको दोबारा कमरा ना मिले, तो आप में भी चाहें कि आप उसी के अंदर ही रहें, वो भी ठीक है। अभी हम देखते हैं आइलैंड के ऊपर और आइलैंड से क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि आइलैंड पे होते हुए, जैसे मैंने कहा था कि कंपनियां कई हैं, तो वो आपको ले जाती हैं डाइविंग के लिए। अगर आप शौक रखते हैं, स्नॉर्कल का शौक रखते हैं, उनके पास किट अपनी होती है, वो देते हैं। इसके अलावा डॉल्फिन डाइविंग पे वो लेके जाते हैं। डॉल्फिन डाइविंग बड़ा मज़ेदार है। इस तरह से लगता है जैसे उनका कोई रूट एक है, जिसमें वे एक तरफ से आती हैं और जंप करती हुई दूसरी तरफ को चली जाती है। उसमें बड़े भी हैं, मीडियम भी हैं, छोटे भी हैं, एज जस्ट लाइक ए फैमिली। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग, उन लोगों को पता है, वो दिखा देते हैं। तो अभी हमने देखा जी कि उस आइलैंड पे होते हुए आप कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। एक उसमें और है कि रात को आपको वो ले जाते हैं और फिशिंग कराते हैं, और बड़ी मज़ेदार है। उसको कहते हैं जी कैच इट, मेक इट, कुक इट एंड ईट इट। भी इसी तरह से $25-30 के करीब पर हेड लेते हैं और 25-30 मिनट के फासले पे कहीं, आप उनको पता होता है कि यहाँ पे होंगी, वहाँ पे ले जाते हैं। और रात को चूँकि ज़्यादा मछली पकड़ने के चांसेस होते हैं, आप पकड़ के ले आते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, आप साफ़ करते हैं, उसको मैरिनेशन वगैरह करके उसको बारबेक्यू बना के आप खाते हैं। और इनवेरिएबली मुझे जब भी इत्तेफाक हुआ है तो मछली मिल गई है, कम मिली है या ज़्यादा मिली, लेकिन मिल गई हैं, तो वो एक एक्टिविटी हो जाती है। अभी आ जाइए कि आइलैंड के ऊपर रहते हुए आप क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जब आप गए हुए हैं तो उनका कल्चर देखें। शॉप्स में जाएं, रेस्टोरेंट्स में जाएं, वहाँ पे खाना खाएं। करीब वाला जो आपके है, मैंने जैसे कहा था, ब्रेकफास्ट तो सब देते हैं। और अमूमन आपको एक खाने की प्रॉपर ज़रूरत होती है, बाकी आप स्नैक्स या फ्रूट से आपका ठीक काम चल जाता है। इसके अलावा स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, एक माफूशी में तो एक जेल भी है। कोई ये 12-14 को मिला के, बल्कि माले में आई जस्ट हर्ड के इनके जो पॉलिटिकल हाई फाई प्रिजनर थे, वो भी इसी जेल में उनको ला के रखा जाता है। तो रात को बच्चे, फ्लड लाइट्स हैं जी, बहुत अच्छे ग्राउंड बने हुए हैं, वहाँ पे बच्चे सॉकर खेल रहे होते हैं। तो मकसद कहने का ये है क्या, घूमें फिरें। और आइलैंड ये है तकरीबन, इसकी आप कहिए कि जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब है और जो लंबाई है वो 4 किलोमीटर के करीब है। तो आप इसमें चक्कर लगाएं,
4 किलोमीटर वाला, 5 किलोमीटर वाला देखें, बाकी चीज़ों को, मस्जिद है वहाँ पे, यानी वहाँ पे रहते हुए आप इन चीज़ों को इंजॉय करें। इट इज़ ऑल टुगेदर, हर तरफ पानी ही पानी है, उसके बीच में कुछ लोग रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं। शॉप्स में जाइए, विंडो शॉपिंग कीजिए। अगली जो चीज़ है वो आइलैंड पे रहते हुए आपको बीच मुयसर है। तो इसमें हर आइलैंड पे तकरीबन 2 किस्म के बीच हैं जी। एक को वो लोकल बीच कहते हैं, जो उनके अपने लिए है, वो भी ज़रा हट के होता है, उस पर विजिटर्स नहीं जाते, और दूर से चूंकि नज़र आ रहा होता है, उनकी ख़वातीन ने पूरे ड्रेस पहने हुए होते हैं, ख़वातीन ने, बच्चियों ने, जेंट्स ने भी। तो जेंट्स तो लिमिटेड ड्रेस में होते हैं, ख़वातीन ने पूरे ड्रेस पहने हुए होते हैं और वो डिप्स ले रहे होते हैं। तो ये तो हो गया लोकल। दूसरे वाले का नाम बड़ा मज़ेदार है, बूझे भला क्या है, और ये मतलब मजाकन नहीं है। मैं 6 आइलैंड पे मैंने चक्कर लगाया है, हर एक पे नाम यही है, जो टूरिस्ट वाली जो बीच है उसको कहते हैं बिकनी बीच। तो वहाँ पे बिकनी बीच जो है वो बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू लोकल। साफ सुथरा उन्होंने किया हुआ है, और वाइट सैंड, टर्कोइज वाटर, क्या कॉम्बिनेशन है। टिप्स लें, आप अपने गेस्ट रूम से टॉवल ले आएँ, या वहाँ पे आपको चेयर्स वगैरह मिलती हैं, उसके ऊपर रिलैक्स करें, थोड़ा साया भी थोड़ा थोड़ा मिलता है कोकोनट ट्रीज़ का, और बाकी दूसरी शर्ब्स वगैरह होती हैं, साए में अगर आप करना चाहें तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है। और सेफ्टी उन्होंने रखी हुई है, उन्होंने एक सेफ्टी रोप और उसके ऊपर वो लगाए हुए हैं, मार्कर लगाए हुए हैं कि इससे पीछे ना जाएं, वो कुछ 4.5 फुट डेप्थ तक वो रखी हुई है। तो ये तो आपकी एक्टिविटी हो गई जी। कुछ डूज एंड डू नॉट्स उसको देख लेते हैं। मैंने बीचेस के बारे में तो आपको बता दिया। ये तकरीबन 100% ही प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं हर लोकल आइलैंड के ऊपर। तो मस्जिद है, आज़ान होती है, तो ड्रेस का थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसी तरह जब अजान हो रही है तो अगर आपने कोई म्यूज़िक वगैरह थोड़ा बहुत लगाया हुआ है या कोई ऐसी है तो थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर दीजिएगा। तो ड्रेस का बहुत सख्ती नहीं है, यानी नीज से नीचे तक, जेंट्स और ख़वातीन की नीज से नीचे तक, जिसको हम 3/4 ट्राउज़र कहते हैं, उस तरह का होना चाहिए, और हाफ स्लीव शर्ट से धोके। तो बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो कहते हैं ना वो शॉर्ट सा ड्रेस, उसमें वहाँ पे नहीं, जैसे वो उनके हैं उससे मिलता जुलता आप कर लीजिए। और इसके अलावा किसी भी लोकल बीच के ऊपर क्या बियर और क्या लिक्वर, किसी किस्म की शराब की इजाज़त नहीं है, सख्ती से मना है। इसके ज़रा उल्ट देखिए, जो प्राइवेट बीच हैं उन पे कोई ममानियत नहीं है। उधर तो भले लोग कहते हैं कि जी किस मुल्क की और कौन सी आपको ब्रांड चाहिए, ब्रांडी चाहिए कि ब्रांड चाहिए, कौन सी चाहिए आपको। तो जितने भी वो मसलन नाम होते हैं मशहूर वो उन्होंने सारे रखे हुए होते हैं। लेकिन चूंकि हम लोकल आइलैंड पे हैं तो हमने इस तरह की, अगर ले के भी कोई साथ किसी वजह से गया हुआ है तो वो ज़रा एहतियात से छुप छुपा के उनके सामने ये नहीं किया जाता। इसके अलावा और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और कुछ जैसे मैंने कहा था कि मैं कुछ आपको डूज डू नॉट्स और कुछ जो रियलिटीज़ और जो फिक्शन है ना उसके बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। मसलन आप पढ़ेंगे, ये कई जगहों पे आप आर्टिकल पढ़ेंगे कि गो टू मालदीव बिफोर इट इज़ ड्राउंड। ये कहा जा रहा है कि 2045 तक पूरे का पूरा मालदीव, इसके 1100 आइलैंड जो हैं वो समुंदर बुर्द हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। क्यों? ये जो हम कुदरत के निज़ाम से खुद ही खेल रहे हैं, तो उसकी वजह से सी लेवल्स राइज हो रहे हैं, और यहाँ पे आइलैंड जो हैं वो बहुत लो हैं। आपको हैरानगी होगी कि एवरेज आइलैंड जो मालदीव का है उसकी हाइट समुंदर से 2.5 से लेके 3.5 फुट तक है। मकसद कि अगर कोई 4 फुट की बड़ी लहर आ जाए समुंदर में, जो कि उधर सुनामी का हुआ था और कुछ उनके आइलैंड इस तरह से वॉश तो नहीं हुए थे, लेकिन पानी एक तरफ से दूसरी तरफ को चला जाता है,
कुछ आइलैंड इवन समुंदर से जस्ट 1.5 to 2 फीट है। गुल ही एक आइलैंड है, लोकल आइलैंड है। ये जब आप आ रहे हैं माले से माफूशी के लिए तो ये रास्ते में आता है। टोटल को 1.5 या 2.25 फुट होगा। और उन्होंने छोटी छोटी कंक्रीट की वॉल्स बना रखी हैं जहां पे पानी टकरा के पीछे चला जाता है। तो इसलिए आपको जाइए इससे पहले कि मालदीव डूब जाए। और मालदीव दुनिया के यूनिक कंट्रीज में से एक कंट्री है। ठीक है, और भी आइलैंड कंट्रीज हैं, लेकिन इसका जितने बड़े इलाके में इसके फैले हुए हैं, जिस तरह का कल्चर है, जो फैसिलिटीज हैं, और जितने इनके आइलैंड, जितने आबाद आइलैंड हैं, इस तरह शायद ही कहीं पे और दुनिया में हो। तो ये एक यूनिक चीज़ है, ज़रूर जाइएगा। कीमत पे आ जाइए। मैंने अपनी पिछली जो इंग्लिश वाली है उसमें मैंने बताया था, मैं आपको रफली बता देता हूँ। उसमें मैंने 1800 रुपया कपल के लिए कहा था कि एक कपल को 7 से 7 दिन रहने के लिए $1800 टोटल चाहिए होंगे। लेकिन आप इसको कम भी कर सकते हैं। वो किन किन चीज़ों में आप इसको कम कर सकते हैं कि आप उसमें मैंने रिहाइश का लगाया था $500, 6 नाइट्स और 7 दिन आप रह रहे हैं, तो ये आप इसको घटा सकते हैं। $100 आप इसमें और कम कर सकते हैं। और फूड का मैंने उसमें 300 रिकमेंड किया हुआ है। एक्सकर्शन का मैंने 250 पर हेड के लिहाज से $500 किया हुआ है। उसको आप अगर 2 दफ़ा आप जाते हैं तो शायद आपके $150-200 पर हेड आए, उसमें से भी आपकी बचत हो सकती है। फिर अनफोर्सीन मैंने हर एक का, दोनों का 250 यानी 500 वो किस लिए, छोटी मोटी चीज़ आपने खरीदनी है। इसमें मैंने चूंकि बोट्स आना जाना उनके किराए नहीं लगाए हुए, टैक्सी का नहीं लगाया हुआ, बाकी चीज़ों का नहीं लगाया हुआ, तो वो मैंने अनफोर्सीन के ऊपर, ये एक अच्छी खासी अमाउंट है 250, शायद इतनी ना चाहिए हो। तो आपका, मेरे ख्याल में आपका बड़ा अच्छा गुजारा, अगर आप थोड़े थोड़े स्टैंडर्ड, ये नहीं एसी वाला ही कमरा आपका होगा, सब चीज़ें उसी तरह से होगी, उसमें इंटरनेट आना चाहिए, अटैच बाथरूम, साफ सुथरा, सिक्योर, एसी राउंड द क्लॉक, और किस चीज़ की ज़रूरत है हमें? कोई बैंक्वेट हॉल या कोई मीडिया सेंटर वो तो नहीं चाहिए होते। तो ये मैं बता रहा था कि ये तकरीबन खर्च आपको जो पड़ेगा, आप अभी इसका हिसाब लगा लीजिए कि आप कपल जो है वो 1200 से 1300 में भी, अगर आप हाई एंड पे तो नहीं, आप कहिए कि जो लोकल आइलैंड है उनके हाई एंड पे आप अगर जाना चाहें तो फिर आपका कोई 1600 से 1800 लगेगा। और अगर आप मीडियम और इस तरह से करते हैं तो शायद $1200 के अंदर। टिकट का इसमें मैंने हिसाब इसलिए नहीं रखा, आप कहाँ से आ रहे हैं, किस सीज़न में आ रहे हैं, फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो थैंक यू वेरी मच, और ज़रूर जाइएगा, देखिएगा, और फिर बताइएगा भी, इस वीडियो का भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी।